अगर आपकी उम्र 23 साल से 35 साल के बीच में है और अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो चाहे आप लड़का हैं चाहे लड़की, आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है फ्यूचर में शादी के बाद ये आपकी जान बचा सके। भोपाल में एक खून होता है। खून करने वाला इंसान इतना शातिर था कि उसने प्लानिंग ऐसे की थी कि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। अगर पुलिस कैजुअली वर्क करे, जैसा पूरे इंडिया में माना जाता है कि पुलिस कैजुअल वर्क ही करती है, लेकिन असल में पुलिस अच्छे से काम भी करती है और इसी के चलते ये खूनी पकड़ा भी जाता है। लेकिन जब ये खूनी पकड़ा जाता है उसके बाद दो बहुत ही सुंदर रिश्तों का कत्ल हो जाता है। 11 नवंबर 2013 भोपाल के बनखेड़ा पठानिया एरिया से आधी रात को एक शख्स पुलिस को कॉल करता है। वो उनको बताता है कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है। जिसके बाद पुलिस थोड़ी ही देर में वहाँ पे पहुँचती है। जैसा मैंने आपको बताया, आधी रात हो चुकी थी। पुलिस जब बनखेड़ा पठानिया में पहुँचती है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक आधी जली हुई लाश पड़ी थी। मतलब कि लाश का जो ऊपर वाला हिस्सा था वो पूरी तरह से जल चुका था, जिसके चलते ये पहचान पाना कि ये लाश किसकी है लगभग नामुमकिन ही था। जिसके बाद पुलिस आसपास की चीजें देखती है तो उनको लाश के पास ही एक कैन मिलता है जिसमें बेसिकली पेट्रोल या फिर डीजल डाला गया था। इसके अलावा वहां पे एक माचिस पड़ी हुई थी और साथ ही एक लाइटर भी पड़ा हुआ था। देखने में क्लियरली लग रहा था कि इन चीजों का इस्तेमाल इस लाश को जलाने के लिए किया गया था। लेकिन पुलिस कैसे पता लगाए ये लाश है किसकी और आखिरकार इसके साथ ये सब कुछ किया किसने है। जिसके चलते जब पुलिस लाश के निचले हिस्से की तलाशी लेती है जो कि अभी तक जला नहीं था, तो लाश की पैंट की पॉकेट में पुलिस को कुछ और भी मिलता है। इसमें 4,000 रुपए कैश था और इसके अलावा एक गैस कंपनी की स्लिप थी। अब पुलिस जानती थी कि ये कौन सी गैस कंपनी की स्लिप है। इसी के चलते रात को ही पुलिस इस गैस कंपनी में पहुंचती है, क्योंकि पुलिस के पास टाइम नहीं था कि वो सुबह तक का वेट करे, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका था। इसी के चलते ये गैस कंपनी तो बंद थी, लेकिन पुलिस के कहने पे ये गैस कंपनी का ओनर अपनी गैस कंपनी में पहुंचता है। जिसके बाद वो ये स्लिप देखते ही पुलिस को एक एड्रेस देता है जो कि इस इंसान का एड्रेस था या फिर जिसकी ये स्लिप थी उसका बेसिकली एड्रेस था। पुलिस ये एड्रेस लेती है और वेट करती है सुबह होने का। सुबह होते ही पुलिस उसी एड्रेस पे पहुंचती है जो कि उस गैस कंपनी के मालिक ने उनको दिया था। जैसे ही वो इस घर में पहुंचते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या इस घर से कोई मिसिंग है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो अभी इस समय घर पे मौजूद नहीं है। पुलिस को ये फैमिली एक लड़के का नाम बताती है जो कि बेसिकली उनका अपना ही बेटा था, जिसकी उम्र थी 32 साल। इस इंसान का नाम था मनीष तख्तानी। असल में ये जो फैमिली थी ये पुलिस में जाने ही वाले थे इसकी मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखाने के लिए, क्योंकि फैमिली के मुताबिक वो पिछली कल रात से घर वापस आया ही नहीं, ना ही उसका फ़ोन लग रहा है और ना ही उसका कोई आता पता है। जिसके बाद पुलिस उनको ये अनफॉर्चुनेट न्यूज़ देती है। साथ ही वो उनको लाश की कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाती है। फैमिली ये फ़ोटोज़ देखते ही उसके लोअर पार्ट से, उसके कपड़ों से पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मनीष ही है। असल में मनीष एक बिजनेसमैन था जो कि प्लाईवुड में काम करता था और इसी के चलते वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। और थोड़ा ही टाइम पहले वो भोपाल के पंचवटी कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे। मतलब यहाँ पे मनीष ने एक घर बना लिया था जहाँ पे उनकी सारी की सारी फैमिली ही शिफ्ट हो गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि पुलिस ने अपनी तरफ से ये तो पता लगा लिया था कि लाश किसकी है और कौन सा इस लाश का घर है, लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि आखिरकार मनीष को मारा किसने है। जब मनीष की फैमिली से पूछा जाता है तो फैमिली ये बता ही नहीं पा रही थी कि ये कौन कर सकता है मनीष के साथ, क्योंकि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई बिजनेसमैन इतना बड़ा था उसके एरिया में जिससे उसके कन्फ्लिक्ट्स हो सके। मतलब कि वो सबसे ऊपर ही था बिजनेस में, ना उसकी कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी तरह का स्ट्रेस या फिर एंजाइटी था। तो आखिरकार ये सब कुछ मनीष के साथ हुआ क्यों था, कोई भी नहीं समझ पा रहा था। और पुलिस के पास अब सिर्फ एक रास्ता था कि वो मनीष की CDR निकलवाए और उसकी लोकेशन चेक करें कि जब उसका खून हुआ या फिर जब उसका फोन स्विच ऑफ हुआ तो उस समय उसकी लास्ट लोकेशन कौन सी थी। इसी के चलते पुलिस मनीष के फोन की CDR निकलवाने में लग जाते हैं और इसी दौरान वो लाइव लोकेशन भी चेक करते हैं। CDR आने से पहले लाइव लोकेशन मनीष की पुलिस तक पहुंच चुकी थी और लाइव लोकेशन के अकॉर्डिंग मनीष का फोन जो स्विच ऑफ हुआ था वो कस्तूरबा नगर में हुआ था। अब पुलिस बिना देरी किए इसी लोकेशन पे पहुंचती है जहां पे मनीष का फोन स्विच ऑफ हुआ था। पहुंचते ही पुलिस को वहां पे एक गाड़ी मिलती है और जैसे ही वो गाड़ी खोलते हैं
कुछ और राज खुल के सामने आते हैं। पुलिस देखती है कि गाड़ी के अंदर ड्राइवर सीट पे बहुत खून लगा हुआ था। इसके अलावा स्टीयरिंग पे भी खून लगा हुआ था और नीचे मैट पे भी कुछ खून गिरा हुआ था। पुलिस समझ गई थी कि शायद मनीष का खून यहाँ पे हुआ था, जिसके बाद उसकी लाश को बनखेड़ा पठानिया एरिया में फेंक दिया गया था पुलिस को गुमराह करने के लिए। और ये बात सच भी साबित हो जाती है जब इस खून के सैंपल लैब में भेजे जाते हैं और ये सैंपल बिल्कुल मैच करते हैं मनीष के खून के सैंपल से, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये मनीष की गाड़ी है, इसी के अंदर इसका खून हुआ था और उसके बाद इस लाश को थोड़ी ही दूर जाके बनखेड़ा पठानिया में फेंक दिया गया था। शायद कातिल ने सोचा भी नहीं होगा कि पुलिस इतनी जल्दी इतने सारे क्लूज इकट्ठे कर लेगी। एक फिल्म में डायलॉग भी कहा जाता है कि अगर पुलिस चाहे तो उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और ये बात बिल्कुल सच है। ये केस आपको धीरे धीरे आगे भी बताने वाला है। इसके बाद जब पुलिस वापस पहुंचती है तो अपने हेडक्वार्टर वो कॉल रिकॉर्ड्स का वेट कर रही थी। जैसे ही मनीष की कॉल रिकॉर्ड्स उनके पास पहुंचती है, पुलिस को एक अननोन नंबर दिखाई देता है जो कि बार बार मनीष को कॉल्स कर रहा था और मनीष के मरने से पहले या फिर उसका फोन स्विच्ड ऑफ होने से पहले लास्ट कॉल भी इसी नंबर से आई थी। जिसके बाद पुलिस ये खोजने में लग जाती है कि आखिरकार ये नंबर किसका है। थोड़ी ही देर में एक बात निकल के सामने आती है कि ये जो फोन नंबर था ये किसी और का नहीं बल्कि सपना तख्तानी का था, जो कि मनीष की वाइफ थी। अब पुलिस बिना देरी किए मनीष की वाइफ तक पहुंचती है जिसका नाम सपना था और पुलिस उसको पुलिस स्टेशन लेके आती है। अब इसके बाद पुलिस जब सपना को पुलिस स्टेशन लेके आती है और उससे पूछताछ करती है तो पहले तो सपना अलग अलग बहाने बनाती है, जैसे हर एक कातिल कत्ल करने के बाद बनाता है। लेकिन पुलिस सपना के हाव भाव से समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं सपना की इन्वॉल्वमेंट इस सिनेरियो में जरूर है, और इसी के बाद पुलिस थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखाती है। जब पुलिस स्ट्रिक्टनेस दिखाती है तो हर एक इंसान उनके आगे मुंह खोलता ही खोलता है, चाहे उस इंसान ने कितना भी भयानक या बड़ा जुर्म क्यों ना किया हो। ऐसा ही कुछ सपना भी करती है। सपना पुलिस को एक नाम बताती है, ये नाम था हर्षप्रीत सालूजा। अब जब पुलिस को ये नाम मिलता है तो पुलिस समझ चुकी थी कि वो केस में बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, जिसके बाद बिना देरी किए वो हर्षप्रीत सालूजा को भी अरेस्ट कर लेते हैं। और जब पूछताछ होती है तो सारी की सारी चीजें क्लियर होने लग पड़ती है। हर्षप्रीत सालूजा पुलिस के सामने सब कुछ सच बताता है और ये सच बहुत ही ज्यादा भयानक था। असल में इस सब की शुरुआत हुई थी 2007 में, जब सपना और मनीष की शादी हुई थी। इसके बाद जो इनकी मैरिड लाइफ थी वो बहुत ही अच्छी चल रही थी। इनफैक्ट इनके घर पे एक बेटी भी जन्म लेती है। फैमिली बहुत खुश थी। अगले 6 साल तक चीजें काफी अच्छी ही रहने वाली थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था फैमिली के ही कि पिछले कुछ दिनों से इनके घर पे क्या पकना शुरू हो गया है, किस तरह की भयानक सिचुएशन आनी शुरू हो गई है। असल में मनीष की शादी से पहले तक हर्षप्रीत और मनीष दोनों एक ही एरिया में रहते थे, मतलब कि ईदगाह एरिया में। दोनों की फैमिलीज यहीं पे रहा करती थी। इनफैक्ट वो एक दूसरे के पड़ोसी थे, जिसके चलते हर्षप्रीत और मनीष की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगते हैं। लेकिन शादी से कुछ समय पहले ही मनीष ने अपना ये घर बना लिया था पंचवटी कॉलोनी में, और वहीं जो हर्षप्रीत था उसके पिता ने भी घर बना लिया था अवधपुरी में। मतलब कि मनीष की फैमिली पंचवटी में शिफ्ट हो गई थी, हर्षप्रीत की फैमिली अवधपुर में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। बहुत फ्रीक्वेंट एक दूसरे के घर रहना भी होता था दोनों का। लेकिन जैसे ही मनीष की शादी होती है, उसकी जो वाइफ आती है सपना पहले से ही हर्षप्रीत को समहाउ जानती थी, लेकिन ये जान पहचान बहुत नॉर्मल थी। शादी हो जाती है, जिसके बाद हर्षप्रीत उनके घर आता जाता रहता है और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन अभी तक इस चीज की भनक किसी को भी नहीं लगी थी, क्योंकि हर्षप्रीत का नेचर पहले भी मनीष की फैमिली के साथ इसी तरह का था। इनफैक्ट वो अलग अलग मजाक भी करता था सपना के साथ। लेकिन मनीष की फैमिली को लगता था कि जैसे मनीष है इसके लिए, वैसे ही इसके लिए सपना भी है। लेकिन वो जानते नहीं थे अंदर ही अंदर क्या पकना शुरू हो गया है। धीरे धीरे जब ये प्यार परवान चढ़ना शुरू होता है तो दोनों प्लान करते हैं नवंबर 2013 में कि वो मनीष को अपने रास्ते से हटा लेंगे, जिसके बाद थोड़ा टाइम वो वेट करेंगे। उसके बाद हर्षप्रीत प्रपोजल रखेगा सपना से शादी करने का। सपना एक विधवा होगी, कोई भी इस शादी के लिए मना नहीं करेगा और वो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे। और इसी के चलते नवंबर के ही मंथ में सपना ये प्लान भी कर लेती है कि किस तरह से उनको मनीष को अपने रास्ते से हटाना है। सबसे पहले सपना खंडवा चली जाती है, जहाँ पे उसके घर थे, और वहीं पे वो रहना शुरू कर देती है मनीष को कुछ भी एक्सप्लेन किए बिना।
लेकिन जब ये सारी चीजें एक्सट्रीम हो जाती हैं, मनीष नहीं समझ पा रहा था कि सपना चाहती क्या है और क्यों वो वापस चली गई है। इसी दौरान सपना के पास एक नया नंबर आता है जो कि हर्षप्रीत ने ही उसको लेके दिया था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन उस पे सपना की ही हुई थी। जिसके बाद 11 नवंबर 2013 की शाम को सपना मनीष को कॉल करती है, उसको बुलाती है ये बताने के लिए कि आखिरकार वो क्यों घर से गई है और जो भी चीज़ें उनमें चल रही हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट उनमें चल रहे हैं, उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। मनीष भी बिना देरी किए घर पे बिना कुछ बताए निकल जाता है कस्तूरबा नगर के लिए, क्योंकि वहीं पे मनीष को सपना ने बुलाया था। अब क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था, इसी के चलते हर्षप्रीत वहाँ पे सपना के साथ पहले से ही मनीष का वेट कर रहा था। मनीष जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, हर्षप्रीत बिना देरी किए मनीष को एक सर पे गोली मारता है और एक उसके पेट पे गोली मारता है, जिसके चलते मनीष की जान वहीं के वहीं चली जाती है। लेकिन उनका प्लान इसी तरह से था कि उनको लाश कहीं और ठिकाने लगानी है और गाड़ी कहीं और छोड़नी है। इसी के चलते हर्षप्रीत ये गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देता है। वो बनखेड़ा पठानिया एरिया में पहुंचता है जहां पे एक खंडहर था और उसी के पास वो इस लाश को फेंक देता है। साथ ही उसने एक कैन में डीजल लिया हुआ था, उससे वो डीजल फेंकता है मनीष की लाश पे, जिसके बाद उस पे माचिस की तीली फेंकता है जलती हुई और मनीष की लाश जलना शुरू हो जाती है। लेकिन हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में वो मनीष की लाश के ऊपर वाले पार्ट पे ही ये डीजल फेंक पाया था, जिसके चलते जब ये लाश जलना शुरू होती है तो अपर पार्ट ही जल पाता है और इसी की वजह से लोअर पार्ट जलने से पहले ही पुलिस वहां पे पहुंच पाती है। बेसिकली हर्षप्रीत का मेन मोटिव ये था कि जिस एरिया में उसने गोलियां चलाई हैं वो वाला पार्ट पूरी तरह से जल जाए, जिसकी वजह से पुलिस को पता ही ना चल पाए कि आखिरकार मनीष की मौत किस तरह से हुई है। खैर, अभी तक ये सारे के सारे राज खुल के पुलिस के सामने आ गए थे। इनफैक्ट सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज वो ये थी कि हर्षप्रीत ने जब आग लगाई मनीष की लाश को, उसके बाद जो वो गाड़ी लेके वापिस चला गया कस्तूरबा नगर, तो वहां पहुंचते पहुंचते वो आराम से सपना से बातें करते हुए जा रहा था, जिसको उसने सब कुछ क्लियरली बताया कि उसने इस तरह से मनीष को मार दिया है और उसके बाद उसने उसकी लाश को जला दिया है और वापस वो कस्तूरबा नगर ही आ रहा है उसकी गाड़ी को छोड़ने के लिए। ये प्लानिंग प्लॉटिंग उन्होंने सच में इस तरह से की थी कि अगर काम कैजुअली किया जाता तो सच में ही वो दोनों नहीं पकड़े जाते। थोड़े ही टाइम में दोनों शादी भी कर लेते और धीरे धीरे एक निहायती शरीफ सा दिखने वाला लड़का, जिसने शायद ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बीवी पे ट्रस्ट कर लिया, उसको लोग भूल भी जाते। लेकिन फाइनली दोनों पकड़े गए 2013 में ही। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन इस केस की सिर्फ सुनवाइयां ही होती रही, दोनों को अभी तक सजा नहीं हो रही थी। वक्त आता है 2016 का अगस्त मंथ, जब दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सपना को ये सारी की सारी प्लानिंग करने के लिए और हर्षप्रीत को एक खून करने के लिए। वक्त जैसे जैसे बदल रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है किसी भी इंसान पे यकीन करना, चाहे आप किसी इंसान के साथ 2, 3, 4 या फिर 5 साल ही क्यों ना रहे हो। सपना और मनीष पिछले 6 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, एक शादीशुदा जीवन में। मनीष की फैमिली को भनक तक नहीं थी कि सपना इस तरह का कुछ कर सकती है। उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन 6 साल होने के बावजूद सपना ने एक बार भी नहीं सोचा मनीष की जान इतने भयानक तरीके से लेने से पहले।